नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह सामाजिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि अध्यापक शिक्षण के दौरान यदि वह विषय ना समझा जाए या वो ना देखा जाए तो उसके बिना कोई भी शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं होती। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान की। एक अच्छा लेसन प्लान किस तरह से डेवलप किया जाए, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं, किस तरीके से बनाया जाए और कब एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात उठती है कि लेसन प्लान है क्या। व्हाट इज लेसन प्लान? अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझें, जैसे NL बोशी ने कहा है, पाठ योजना का अर्थ ऐसे निश्चित साधनों की व्याख्या से है जिसके द्वारा निश्चित समय में उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अब यहां पर जो शब्द निकल कर आए हैं वो क्या है? एक तो है निश्चित साधन। क्या है? निश्चित साधन, निश्चित समय और निश्चित उद्देश्य। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो हमें पता लगेगा क्या क्या है। निश्चित साधन, निश्चित समय और निश्चित उद्देश्य। आप इनमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? निश्चित। किसी भी प्रकार से अनिश्चितता को स्वीकार नहीं किया गया है। साधन हो, पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि किन साधनों का प्रयोग किया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन सबसे पहले हमें तय करना पड़ेगा कि समय कितना है, कैसे डिवाइड करना है, किस तरीके से हमें उसका एग्जीक्यूट करना है, और निश्चित उद्देश्य, जहां हमें पहुंचना है, हमारा पर्पज क्या है। अगर हम ये देखें कि इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे व्हाट टू टीच मतलब कंटेंट, हाउ टू टीच, इसमें मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजी, टेक्निक जो भी आप अपनाना चाहते हो वो पहले आपको तैयार करना पड़ता है। पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है, तब जाकर आप इस पर चल पाते हो। वाई टू टीच, अगेन ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है, गोल की बात होती है, पर्पस की बात होती है, ये सारे इसमें। व्हेन टू टीच, जिसको हम समय की बात करते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी विषय, कोई भी बातचीत, कोई भी कम्युनिकेशन, उसका समय का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक बात कही गई है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार न सुहार। अर्थात यदि अच्छे से अच्छी बात उसका समय अगर सही नहीं है तब कही जाए तो वो प्रभाव नहीं डालती। जैसे जब युद्ध का वर्णन चल रहा हो और उसमें श्रृंगार रस की बात की जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो समय का ये बड़ा महत्व होता है। और दूसरा, नीकी पे फीकी पे नीकी लगी, कहिए समय विचारी, सबका मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। अर्थात कि जब समय क्या बताता है कि यदि कोई बात हल्की है लेकिन समय सही है तो वो बात भी मन को हर्षित करती है, वो बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लान में यही चीज होती है कि किस समय
कौन सी बात कही जाएगी। पहले हम ये देखते हैं कि प्लान का मतलब क्या है। प्लान का मतलब है कि हम किसी चीज को सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम इसको ये देखें, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि कौन सी चीज किस जगह पर रखनी है, कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब चीजों को ऑर्डर में रखना, क्रम, किसी भी विषय का क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे व्यवस्था बनती है। प्लान का मतलब क्या है कि कोई चीज अनुशासित ढंग से, किस ढंग से? अनुशासित ढंग से प्रस्तुत करना। प्लान का मतलब है कि वो थिंकिंग प्रोसेस जो आप दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो, जो महत्वपूर्ण है, जो आप सिखाना चाहते हो, उसके लिए आपके मस्तिष्क में एक योजना होनी चाहिए। अगर वो योजना सही नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, तो उसका एग्जीक्यूशन भी सही नहीं होगा, और यदि वो सिस्टमैटिक नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि आपने क्या करना है? टू गाइड। आपने किसी का मार्गदर्शन करना है, तो उस मार्गदर्शन से पहले आपके पास उसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरीके की जानकारी है, क्या रिसोर्सेज है, किस तरीके से आप उसको देना चाहते हो, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। प्लान का मतलब होता है कि हम, प्लान का मतलब क्या है कि हम क्या करें? टू गाइड और ऑर्गेनाइज्ड, टू गाइड और ऑर्गेनाइज्ड। अब हमने सिस्टम की बात की, उसके बाद क्या है? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब यहां टाइम मैनेजमेंट है, यानी कि आपने कंटेंट और सेल्फ, कंटेंट, सेल्फ और टाइम, इन तीनों को ऐसे व्यवस्थित करना है कि इन तीनों का जब संगम होगा कि कंटेंट, सेल्फ और टाइम, जो कंटेंट कह रहा है आप भी वही कहो और समय उसके अनुसार तय हो जाए। जब आप कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हो, उसकी समय कैसी होनी चाहिए, उसी समय पर वो चीज प्रस्तुत की जाए, उससे पहले या बाद में नहीं। मान लो आपने पाठ पढ़ाते समय किसी चार्ट का प्रयोग करना है, किसी मॉडल का प्रयोग करना है, किसी फ्लिप का प्रयोग करना है, कोई वीडियो दिखानी है, या किसी विद्यार्थी से कोई एक्टिविटी करवानी है, ग्रुप एक्टिविटी या कोई भी है, तो उसकी टाइमिंग आपको पहले तय करनी पड़ेगी कि मैंने किस जगह पर जाकर उसको वो करना है। ठीक। फिर है आपका स्टेप अननेसेसरी, स्टॉप अननेसेसरी रिपीटिशन। क्या है? स्टॉप unnecessary
बोलते समय क्या बोल रहे हो, आपने एक ही बात को बार बार कहा, एक ही बात को दोहराया, या उस वक्त किस पर कहां पर फोकस देने की बात है, किसको आप ढीले से कहकर छोड़ सकते हो, किस बात पर जोर देना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसको आप बिल्कुल तरीके से रखोगे। टू लिंक नॉलेज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट थ्रू कंटेंट, टू लिंक द नॉलेज ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट, जो आपके कंटेंट में है, जो आपके उसमें, या अगर हम इसको ये कहें कि सिद्धांतों को व्यवहारिक तौर पर क्या करेंगे, थियरीज एंड प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल जो है और थियरी है उसमें किस तरह से कॉम्बिनेशन बिठाना है, ये आपको पहले तय करके चलना पड़ता है। अब सबसे पहले लेसन प्लान में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने जो विषय चुना है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब जब आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो पहले आपने कंटेंट को सिलेक्ट करते समय यह ध्यान रखना है कि आपने क्लास कौन सी क्लास में पढ़ाना है, उन बच्चों का लेवल क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। यदि आप ये ध्यान में नहीं रखते तो एक अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाएगी। मान लो कि बच्चों का जो लेवल है वो लोअर छोटी क्लासों का है और आप हायर लेवल पर लेकर आ जाओगे तो वो अन्याय होगा। वो टीचिंग लर्निंग के साथ जो है, टीचिंग के साथ, लर्नर के साथ वो अनजस्टिस होगा। तो इसलिए विद्यार्थियों का लेवल, उनकी लैंग्वेज और उनकी क्लास देखना बड़ा जरूरी है। उसके हिसाब से कंटेंट को आप तैयार करोगे। फिर आप कंटेंट को डिवाइड कर लोगे। कंटेंट को किस तरह डिवाइड करोगे आप कि आपने ये जो कंटेंट है आपका, कंटेंट में आप क्या करोगे, पहले आप उसके क्या करोगे, मेन पॉइंट्स। आप मेन पॉइंट्स को देखोगे, मेजर पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर एक्सप्लेन, जहां पर जरूरत है वहां पर आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशंस, जहां पर आपको उदाहरण देने की आवश्यकता है आप वहां उदाहरण दोगे। किस तरीके के उदाहरण है, आपने रियल लाइफ के अगर आप उदाहरण लोगे तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। रियल ऑब्जेक्ट को अगर आप दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। आपने मेन पॉइंट्स को किया, एक्सप्लेनेशन किया, इलस्ट्रेशन किया, फिर आप कंटेंट के हिसाब से ये तय करोगे कि आपने कहां पर किस बिंदु को कितना फोकस करना है, किस बिंदु पर को कितना एक्सप्लेन करना है, कौन से उदाहरणों का आप प्रयोग करोगे और विद्यार्थियों से आप उसको किस तरह से एक्सपेक्टेशन करते हो, ये सारा आपने तय कर लेना है। फिर जब कंटेंट आपका डिवाइड हो गया, आपने उसको डिवाइड कर लिया, मेजर पॉइंट्स बना लिए, आपने उसके सब पॉइंट बना लिए, फिर छोटे छोटे करके आप इकाई तक पहुंच गए, यूनिट तक पहुंच गए, तो
आप फिर उसको एग्जीक्यूट की तरफ लेकर जाओगे। उससे भी पहले फिर बात उठती है कि प्लान में इंपॉर्टेंट और क्या चीज है। फिर है हाउ टू टीच। हाउ टू टीच, हाउ टू टीच में क्या है? हाउ टू टीच में आपके पास उसकी मेथोडोलॉजी है। अब इसको समझने की जरूरत है। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में आप कौन सा मेथड यूज करोगे? मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा आपका? आप लेक्चर मेथड के साथ करना चाहते हो, आप स्टोरी टेलिंग के साथ करना चाहते हो, आप डिस्कशन के साथ करना चाहते हो, जो भी आपको लगता है कि आप उस मेथड को करना चाहते हो, आपका कंटेंट किस तरीके का है, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सपेरिमेंटल है, या किसी भी तरीके का है, तो आप उसी तरीके की अपनी मेथोडोलॉजी का प्रयोग करोगे। अगर विषय ऐसा है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप लेक्चर मेथड का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन अगर विषय प्रैक्टिकल है तो आप उसको लेबोरेटरी में ले जा सकते हो। जैसे मैथ को बिना बोर्ड के समझाया नहीं जा सकता, तो आप वहां पर ब्लैक बोर्ड आपके लिए बहुत बेस्ट मटेरियल है, हेल्प मटेरियल। तो इसी तरीके से हमने इसको समझना है। फिर आप स्ट्रैटेजी आप देखोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाओगे। आपने मान लो डिस्कशन का किया तो आप पैनल डिस्कशन करोगे, या ग्रुप डिस्कशन करोगे, या कोई टास्क दोगे बच्चों को, तो वो आपने पहले अपने लेसन प्लान के अंदर हाईलाइट कर देना होता है कि कहाँ कहाँ पर हम क्या क्या बच्चों से करवाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई टू टीच। व्हाई टू टीच का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स को हम दो भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से? किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव जो है को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है जनरल और दूसरा है स्पेसिफिक। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है सब्जेक्ट से रिलेटेड और ये है टॉपिक से रिलेटेड। मान लो आपका विषय है सामाजिक अध्ययन या सोशल साइंस, लेकिन आपका टॉपिक है अकबर या ग्राम पंचायत या राष्ट्रीय प्रतीक या नगर पालिका या भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं या 1857 का संग्राम या मौर्य साम्राज्य, या आप भूगोल का कोई पाठ ले रहे हो, पृथ्वी की गतियां, जो भी आपका टॉपिक है आप उसके अनुसार अलग ऑब्जेक्टिव बनाओगे और सब्जेक्ट के अनुसार आपके अलग ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्या कहेंगे? टू अंडरस्टैंड द social value, to understand the social science in general. Student will be able to understand the social value, student will be able to understand the international value, student will be understand the cultural value, so etc। और इसी तरह से हम टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक के अनुसार हम जाएंगे। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल अकबर का हम एग्जांपल लेते हैं, तो स्पेसिफिक एग्जांपल क्या हुआ कि स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द अकबर, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द टीचर, personality of the Akbar, administration of the Akbar, and
अकबर के बारे में ये कर रहे हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका खुद का व्यक्तित्व क्या है, एक राजा के तौर पर वो क्या है, और एक सैनिक के तौर पर वो क्या है, एक योद्धा के तौर पर वो क्या है, एक प्लानर के तौर पर वो क्या है, एक प्रशासनिक के तौर पर वो क्या है। तो हम इस तरीके से अकबर को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, उसकी राज्यों, दूसरे राज्यों के साथ उसके संबंध क्या है, पॉलिटिकल जो पॉलिसीज है उसके बारे में वो समझ सकेंगे, सामाजिक नीतियों के बारे में वो समझ सकेंगे, आर्थिक नीतियों के बारे में वो समझ सकेंगे, कृषि की नीतियों के बारे में वो समझ सकेंगे, व्यापारिक नीतियों के बारे में वो समझ सकेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। फिर बात उठती है किसकी, व्हेन टू टीच। व्हेन टू टीच, व्हेन टू टीच में यह होता है कि आपने कब पढ़ाना है, किस किस पॉइंट को, किस बिंदु को कितना समय आपने देना है, ये आप तय करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही कंटेंट पर सारा समय गुजार दो, या एक कंटेंट को आप बिल्कुल हल्के से छुओ और दूसरे को नजरअंदाज कर दो। या ये बात अलग है कि आपने जिस पर स्पेसिफिक या जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो उसको फोकस करते हो उसके ऊपर, और जिसको आप इतना हाईलाइट नहीं करना चाहते उसको थोड़ा सा कम रखते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये तय करना पड़ता है कि किसको कितना समय देना है, वो आपको उसमें देखना पड़ेगा। इस तरीके से लेसन प्लान पूरी योजना के साथ चलता है। बिना योजना के लेसन प्लान, अगर आप क्लास में जाओगे तो आपका वही हाल होगा जैसे कि कोई व्यक्ति बिना तैयारी के समुद्र में उतर जाए, जिसको तैरना नहीं आता, तो उसके डूबने के आसार ज्यादा होते हैं। उस डूबने से बचाने के लिए तैयारी बड़ी जरूरी है, और जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बनता, और उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। और इफेक्टिव अगर टीचिंग नहीं होगी, एक्सप्रेशन अगर सही नहीं होगी, अभिव्यक्ति सही नहीं होगी, कंटेंट नॉलेज सही नहीं होगा, कंटेंट का एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा नहीं हो सकता। तो लेसन प्लान की एक खासियत होनी चाहिए कि जब आप कोई लेसन बना रहे हो तो आप उस चीज को ध्यान से देखें। हम एक एक करके अब डिटेल में इस पर बातचीत जारी रखेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान, किसी भी प्लान की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए या उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इसको हम देखेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, जैसा हमने पहले ही कहा था, अचीवमेंट्स ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव की जो अचीवमेंट्स हैं वो किस पर डिपेंड करेगी, वो आपके प्लान पर डिपेंड करेगी कि आपने प्लान कैसा बनाया है। अगर प्लान आपका अच्छा है तो आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है, आपकी योजना अच्छी नहीं है, योजना कमजोर है, यहां मैं इसकी बात करूंगा, कम जो तो कमजोर होता है। यानी अगर आप हारते कब हो, कोई खिलाड़ी कब हारता है, जब वो जोर कम लगा पाता है, किसके मुकाबले, दूसरे के मुकाबले। अर्थात जितना लेसन आपको आपसे शक्ति मांगता है, अगर आप उससे कम शक्ति उसको देते हो या कम ध्यान देते हो तो आपका लेसन जो है, आपका पाठ जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि आपको एनर्जी नहीं मिलती तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। यदि आपको बौद्धिक चिंतन नहीं मिलता
किताबें आप नहीं पढ़ते, किसी की सुनते नहीं, डिस्कस नहीं करते, तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करता जितना कि चिंतन करने वाले का करता है। इसी तरह कंटेंट में डिमांड कर रहा है किसकी, कि पूरी शक्ति लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, अपनी योजना को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई बीच में छिद्र तो नहीं है, कोई लूप होल तो नहीं है जिसकी वजह से आप हंसी का पात्र ना बने। फिर है ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल और कंटेंट। आपके पास जो कंटेंट है उसका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो विषय आपने हाथ में लिया है उसको आप अच्छे से देख लो, यानी कि आपको कंक्रीट स्टडी उसकी करनी पड़ेगी, बारीक से बारीक। जैसे एक दार्शनिक बनकर, एक क्रिटिक बनकर आपने उसको पहले देख लेना है। आप उसको एक विद्यार्थी समझकर, अपने आप को विद्यार्थी की जगह रखकर उसको देखो कि प्रश्न क्या क्या उठ सकते हैं। आप ये मत सोचो कि आपने उसको सिर्फ पढ़ना है, आप ये सोचो कि जिस कंटेंट को आप विद्यार्थियों को देने जा रहे हो, जिस पर बातचीत करने जा रहे हो, सामने वाला विद्यार्थी आपसे कौन कौन से प्रश्न कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप पृथ्वी की वायुमंडल की परतें पढ़ाने जा रहे हो। वायुमंडल की परतें पढ़ाते समय आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल जो है, जो सबसे निचला मंडल है, वो एक साइड 8 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है और दूसरी साइड 18 किलोमीटर है। तो कोई विद्यार्थी आपसे ये पूछ ले कि ये 8 और 18 का फर्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ध्रुवों पर वायु ठंडी होती है, इसीलिए निम्न रहती है, दबाव निम्न रहता है। इस तरीके से उसकी ऊंचाई और कम और ज्यादा होती है। यदि आप इस तरीके से, या मान लो आपसे ये पूछ ले कि अकबर की सुलह कुल की नीति फेल क्यों हो गई, आप पढ़ाने लगे, आप सुलह कुल पढ़ा रहे हो, लेकिन कोई विद्यार्थी आपसे पूछ ले कि वो फेल क्यों हो गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपका स्टडी मटेरियल का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, डिसऑर्गेनाइजेशन उसकी नहीं होनी चाहिए। पहली बात क्या पढ़ानी है, तो पहले वही आनी चाहिए, दूसरी क्या है वो दूसरे स्टेप पर आनी चाहिए, और इसी तरीके से ऑर्डर में वो चीज होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड आपको पहले तय करना है। यदि आप कोई कहानी सुना रहे हो तो आप स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करोगे। यदि आप किसी इशू पर बातचीत करना चाहते हो तो आप डिस्कशन की भी बात कर सकते हो, पैनल डिस्कशन की भी बात कर सकते हो, उस मेथड का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन यदि आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो वहां आप लेक्चर मेथड का प्रयोग भी कर सकते हो। कई जगह आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, कोई डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, तो आपको ये तय करना है कि आपके मैटर कंटेंट का नेचर क्या है। अगर कंटेंट का नेचर ऑफ कंटेंट, नेचर ऑफ कंटेंट ये डिसाइड करता है कि मेथड कौन सा प्रयोग होगा। आप अपने आप से डिसाइड नहीं करते कि कौन सा मेथड लगा देंगे। अगर कोई लेबोरेटरी का विषय है तो आप उसको लैब में जाकर ही पढ़ा पाओगे, इसलिए जरूरी है कि आपको उसको समझना चाहिए। फिर अगला
पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ टाइम एनर्जी, या हम इसको कहेंगे टाइम, जैसे पहले भी बताया, टाइम मैनेजमेंट। ये हमारे समय की बचत हो जाती है। टाइम अगर मैनेज होगा तो हमारी धन शक्ति की बचत होती है, इससे एनर्जी बचती है, हमारी समय बचता है। अगर हम टाइम बचा देते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि जहां जहां हमने फोकस करना है उसको फोकस कर जाएंगे, जहां हमने एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन कर जाएंगे, जहां हमें उदाहरण देने की आवश्यकता है वहां हम उदाहरण देंगे, जहां हमें कोई स्टोरी सुनाने की आवश्यकता है तो हम स्टोरी के साथ कोरिलेट करेंगे, जहां हमें थियोरी और प्रैक्टिकल के लिए एक एग्जाम्पल की आवश्यकता है तो हम वहां उदाहरण देकर चलेंगे। थोरोनेस एंड इफेक्टिवनेस क्या है? थोरोनेस एंड इफेक्टिवनेस। थोरोनेस और इफेक्टिवनेस। अगर हम किसी विषय को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उस एक लेसन प्लान की विशेषता होनी चाहिए कि वो एक तो प्रॉपर प्रवाह में आता, जिसको हम कविता के माध्यम से बोलते हैं कि प्रवाह में आता होनी चाहिए उसमें। अगर वो प्रवाह में नहीं, कंटिन्यूटी उसके अंदर नहीं है, थोरोनेस उसके अंदर नहीं है, वो लिंक कहीं टूटना नहीं चाहिए। जो विषय आप पढ़ाने लगे हो उस विषय का लिंक आपस में टूटना नहीं चाहिए। अगर वो लिंक टूटता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लेसन प्लान अच्छा नहीं है। फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक अच्छा लेसन प्लान आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यदि आपका लेसन प्लान कमजोर होगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप विद्यार्थियों का सामना करने से पहले ये तय कर लें कि आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है और उन चीजों को आप तैयार रखें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट। प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो टीचिंग का होता है, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपके पंखे, कमरे की सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है। एक होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध होता है और करिकुलम। तीन चीजें होती हैं। कौन कौन? टीचर, करिकुलम या कंटेंट और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संप्रेषण हो रहा है, उसके लिए ये जरूरी है कि तब जाकर आपका टीचिंग एनवायरनमेंट अच्छा बनता है जब आपका कंटेंट बच्चों के समझ में आ जाए और टीचर की अभिव्यक्ति सही हो, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन सही हो, उसका बोलने का ढंग अच्छा हो, बच्चों की लैंग्वेज में वो बात कर रहा हो, बच्चों के लेवल पर आकर बात कर रहा हो। और अगर वो स्टूडेंट के लेवल पर आकर बात नहीं कर रहा, कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा, ज्ञान उसको कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नॉलेज उसको कितना भी क्यों ना हो, तो वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, उसका ज्ञान तो हो ही, लेकिन साथ के साथ उनके बीच में जो संबंध स्थापित करता है, उनका आपस में व्यवहार, विद्यार्थी और स्टूडेंट के बीच में जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम संबंधों की बात करते हैं तो वो भी होना चाहिए। फिर है हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन। लेसन प्लान जो है क्या मदद करेगा आपकी? हेल्पफुल
इन इवैल्यूएशन। आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, आप कंटेंट को इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएशन किस किस की होगी, इसको समझने की जरूरत है। हेल्पफुल इन सॉरी helpful in evaluation। अब इवैल्यूएशन किस किस चीज की होगी? नंबर 1 कंटेंट, कंटेंट की भी इवैल्यूएशन होगी। फिर कंटेंट में आपका एक्सप्लेनेशन कैसा रहा, ठीक, आपके एग्जाम्पल्स, और फिर उसकी एप्लीकेशन, ये इस तरीके से। और फिर है टीचर, टीचर का क्या एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, कि कौन सी भाषा में उसने पढ़ाया है, किस उसका एक्सप्रेशन कैसा है, कंटेंट नॉलेज, कंटेंट का उसको नॉलेज था कि नहीं था, फिर उसका मेथोडोलॉजी, उसके पढ़ाने का तरीका कैसा था, इसके बारे में हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी कि एक लेसन प्लान एक टीचर के लिए भी सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका है, और विद्यार्थी भी टीचर को इवैल्यूएट कर सकता है। विद्यार्थी फीडबैक देता है कि हमें बात समझ में आई कि नहीं आई, हम उस आपको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आपने कंटेंट को सही तरीके से बताया कि नहीं बताया, हम सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। और फिर कंटेंट की बात होगी, टीचर और स्टूडेंट का इवैल्यूएशन ये हो जाता है कि इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में क्या किया, अंडरस्टैंडिंग, कि विद्यार्थी जो टीचर ने बताया, जो उसको समझाया गया, क्या वो समझ पाए और क्या वो उसको अप्लाई कर पाए। अगर वो उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते या उसको समझ नहीं पाते तो टीचर का पढ़ाया हुआ बेकार हो जाता है, यानी कि कुछ खास काम का नहीं रहता। हेल्प टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, लेसन प्लान में आप ये भी देखोगे कि विद्यार्थियों को पहले कितना ज्ञान है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज जो है वो आपको क्या करता है, क्यों करते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, ताकि हमें विद्यार्थियों का क्या पता लग जाए, लेवल पता लग जाए, जिससे अगर आपको विद्यार्थियों का लेवल पता लग गया
तो आप कंटेंट को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करोगे जिस तरीके का विद्यार्थियों का लेवल है, और उसी तरीके के आप मेथड्स का प्रयोग करोगे जिस तरीके से विद्यार्थी समझ, जैसा कंटेंट है। अगर फिर टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको विद्यार्थियों का लेवल पता लग जाता है तो आप अपने लेसन को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। मेन बात ये रही। फिर है रिकैप्चुलेशन। क्या आएगा? रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हम जब कोई कंटेंट पढ़ा देते हैं पाठ की समाप्ति के बाद, हमें देखना होता है कि हम क्या क्या पढ़ा पाए हैं। लास्ट में जिस तरह से किसी निबंध का उपसंहार लिखते हैं, तो उसी तरह से विद्यार्थियों को चेक करने के लिए और स्वयं को चेक करने के लिए जरूरी है कि आप उसका रिकैप्चुलेशन करें। रिकैप्चुलेशन में जो मेन पॉइंट्स आपने पढ़ाए हैं, जो पाठ पढ़ाया है, उसमें से आप जैसे चावल पक गए हैं कि कच्चे हैं, उसमें सारे चावल मत कर देखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो दाना उठाते हैं और हाथ में मसल कर देखते हैं तो पता लग जाता है कि चावल पके हैं कि कच्चे हैं। इसी तरीके से रिकैप्चुलेशन होती है ताकि विद्यार्थियों को कि हमें यह पता लग जाए कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अर्थात कहीं हम आगे आगे दौड़ते ही ना रह जाए और पीछे का सारा समाप्त हो जाए। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। आज हमने कौन कौन सी बातों पर विचार रखा? पहली बात कि लेसन प्लान है क्या चीज, कंटेंट को किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, हाउ टू टीच में कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे, और वाई टू टीच में ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या होने चाहिए। वो स्पेसिफिक और जनरल दो तरह के होते हैं, तो हमें उसको पूरी तरह डिवाइड कर लेना चाहिए। कंटेंट को भी हमें बिंदुओं में बांटकर ये तय कर लेना चाहिए कि कौन से बिंदु पर हमें स्ट्रेस देना है, किसको हम ज्यादा फोकस करेंगे और किसको हम थोड़ा हल्का रखेंगे। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। व्हेन टू टीच में टाइम मैनेजमेंट है कि आपने किस समय पर एग्जाम्पल देना है, किस समय पर आपने डिस्कशन करवानी है, किस समय पर आपने क्वेश्चन पूछना है, किस समय पर बच्चों को आपने पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ करना है, किस समय पर आपने ये कहना है कि आप सुनिए हम बोलते हैं, या किस समय आप ये कहोगे कि विद्यार्थियों अब आप पूछ सकते हो। यानी कि हर चीज आपकी सही समय पर होनी चाहिए। जैसे कोई भी गेम खेलते समय किसी गलती की वजह से हार हो सकती है, तो लेसन प्लान में भी अगर आप गलती करोगे तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लो चला जाता है, दूसरा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन पाती, बच्चे समझ नहीं पाते। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं जो आप समझाना चाहते हो, या जो कंटेंट समझाना चाहता है, जो कंटेंट की डिमांड है, जो आपके लेसन की डिमांड है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो लेसन प्लान अच्छा नहीं होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।